हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी आधार ऑपरेटर या यूआईडीआई आधार ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट क्यों होते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिस कारण से आप आधार सेंटर को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। ओवर चार्ज करना ये तो अलग मामला है, इसमें तो आधार ऑपरेटर परमानेंट ब्लैकलिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां होती है जो आधार ऑपरेटर को पता नहीं लगती है और आधार ऑपरेटर को जब पता लगा है जब उनका आधार सॉफ्टवेयर इनवैलिड लिखा आता है, जब उनके आधार सॉफ्टवेयर में इनवैलिड सुपरवाइजर लिखा आता है, उनको पता ही जब लग पाता है। तो आपको क्या गलतियों को फॉलो नहीं करना है, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक यूआईडीआई फॉर्म है जिसके माध्यम से आप किसी रेसिडेंस का पता चेंज कर सकते। किसी महिला के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, कई लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिस कारण से वह हस्बैंड नेम अपना आधार कार्ड में ऐड नहीं करवा पाती है। यह यूआईडीआई फॉर्मेट के माध्यम से हस्बैंड नेम ऐड भी किया जा सकता है, वह आपके पते को भी चेंज किया जा सकता है। इस फॉर्म को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, कोई नागरिक आपके पास लेके आते हैं इस फॉर्म को, अगर आधार यूसेल ऑपरेटर है तो दोस्तों आप कोशिश ये करिए ये यूआईडीआई फॉर्मेट फॉर्म आप कलर में ही लें। इसका बेनिफिट ये होगा स्कैनिंग में ऐसा दिखता है जैसे आपने किसी फोटोकॉपी को स्कैन कर दिया है। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म लगता है तो यूआईडीआई को अलग से इसको कलर में छापने की आवश्यकता नहीं थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते। ब्लैक एंड व्हाइट हालांकि लग जाता है, कलरफुल प्रिंट फॉर्म को ही यूज करें। आधार यूसीएल ऑपरेटर है, आपको कोई लगी बंदी गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं मिलती है और आधार ऑपरेटर होना कितना कठिन कार्य है एक यूसीएल ऑपरेटर को पता रहता है, क्या क्या प्रोसेस और कितना लेंथी प्रोसेस रहता है। आप ये कोशिश कीजिए जब रेसिडेंट्स आपके पास आते हैं, जैसे उनको अपना एड्रेस चेंज कराना है, डॉक्यूमेंट बिहाफ पे ही आप उनका पता या कोई संशोधन करें। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट वाला कोड। क्या होता है जब रेसिडेंट्स इसको लेके आते हैं तो रेसिडेंट्स क्या डेट डाल दी 3 महीने पुराना, जो कि ये सर्टिफिकेट फॉर्म केवल 3 महीने तक वैलिड रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू। 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आपके सेंटर पे नागरिक आते हैं तो आपको डेट चेक करनी। अभी जैसे सन 2024 चल रहा है तो लिखने में आदत बनी रहती है, आज भी गलती से 2023 लिखा जाता होगा, तो आप इस चीज को वेरीफाई, डेट महीना तारीख अब इसको वेरीफाई। दूसरा, जब आप इस फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो इस रेसिडेंस वाले ऑप्शन के सामने राइट का साइन होना चाहिए, ना कि ऐसे क्रॉस का होना चाहिए। क्रॉस नहीं होना चाहिए, राइट का साइन होना, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट पे राइट का साइन होना चाहिए। यूसीएल ऑपरेटर न्यू एनरोलमेंट तो करते नहीं है, तो यहाँ पे रेसिडेंस पे क्लिक होना चाहिए और अपडेट रिक्वेस्ट। जो नागरिक आपके सेंटर पे इस फॉर्म को लेके आए हैं आपको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर जो उन्होंने दिया है 12 अंकों का सही आधार डिजिट लिखा है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, इस फॉर्म के अंदर कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी नागरिक ने अपना नाम लिखा, अब उनके नाम की स्पेलिंग मिसमैच हो गई, उन्होंने सोचा काट के थोड़ा आगे लिख लेता हूँ या फ्लूड लगा देता हूँ, तो ये ओवर राइटिंग वाला फॉर्म नहीं चलेगा। दोस्तों इस सर्टिफाई वाले कॉलम को आपको सही तरीके से जांच लेना है। जिस भी सर्टिफायर ने इस फॉर्म को अटेस्टेड किया है तो आपको देख लेना है उनकी क्या पोस्ट है, यहाँ पे राइट क्लिक होना चाहिए और साथ ही जो यहाँ पे बॉक्स दिए हैं सभी चेक होने चाहिए, इन सभी पे राइट क्लिक कर दे। दोस्तों कई केसेस में क्या होता है नागरिक यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं, या यहाँ पर जो सर्टिफायर ने स्टाम्प की है स्टाम्प की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है, स्टाम्प सही तरीके से विजुअल नहीं हो रही है, या जिस भी रेसिडेंस ने अपना फोटो यहाँ पे पेस्ट किया था उनका फोटो का बैकग्राउंड ब्लैक है, या उन्होंने ड्रेस काले रंग की पहनी हुई है जिस कारण से मोहर प्रॉपर विजिबल नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट जो नागरिक आपके पास लेके आते हैं जिन पे मोहर प्रॉपर विजिबल नहीं हो रही है, या सर्टिफायर ने जो मोहर लगाई है इतनी हल्की मोहर है स्कैनिंग में नहीं आ रही, आपको रेसिडेंट से प्यार से समझाना है सर ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें ये कमी है। नागरिक हालांकि आपसे बोलेंगे सर मैं तो आपके सेंटर पे इतने किलोमीटर दूर से आया हूँ, अब आऊंगा जाऊंगा। रेसिडेंट्स को बोलिए सर ये आपकी कॉल है, इस डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, आपको सही करवा के लाना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपके कोई खास मित्र हैं या आपके कोई इस खास रिलेशन में किसी के जोर जबरदस्ती या दबाव में आकर आपको यह गलत डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करने हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट बिहाफ पे आपका आधार पैकेट रिजेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट एरर की गिनती में काउंट होगा, आपका आधार यूसीएल ब्लैकलिस्ट किया जाता है। तो इस चीज को समझिए, गलत डॉक्यूमेंट मत। दोस्तों कभी कभी क्या होता है जब आपकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, बहुत कस्टमर को एक साथ डील कर रहे हैं, तो ऐसे जल्दीबाजी में आपको हड़बड़ाना नहीं है। कई बार क्या होता है आधार ऑपरेटर जब डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो डॉक्यूमेंट जब स्कैन होता है तो बिल्कुल ब्लैंक स्कैन हो जाता है। जो प्रिंट की रसीद या एनरोलमेंट फॉर्म को आपको स्कैन किया जाना था वो प्रिंट में स्कैन ही नहीं हुआ है। जैसे कि आप देखें इस तरह से व्हाइट ब्लैंक स्कैन हो गया और आपने फाइनल सबमिट भी कर दिया, यूआईडीआई को ये पैकेट पूछ गया, तो ये डॉक्यूमेंट एरर में काउंट हो, आपके ऊपर पेनल्टी तो लगाई जाएगी, साथ ही आपके यूसीएल को ब्लैकलिस्ट भी 1 साल के लिए किया जाएगा। क्योंकि आधार का कार्य एक जिम्मेदारी
पूर्ण कार्य है, तो आपको हर एक गलती को बारीकी से देखना है, समझना है, उसके बाद ही आधार कार्य को करना है। अगर आप नए आधार यूसीएल ऑपरेटर बने हैं तो पहले आप ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद ही प्रॉपर कार्य कीजिए, या आप अपने आधार यूसीएल ग्रुप से अन्य वीएलई से भी हेल्प ले। दोस्तों, एक और आधार ऑपरेटर से गलती क्या होती है, जब नए आधार ऑपरेटर बनते हैं तो उनको ये प्रॉपर नहीं पता होता कि उनके सेंटर पे क्या क्या बैनर पोस्टर होने चाहिए, आपके सेंटर पर क्या क्या बैनर पोस्टर होने चाहिए। इसके लिए मैं अलग से पूरा वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ, क्योंकि आधार टीम जब आपके सेंटर पे इंस्पेक्शन करती है, बैनर पोस्टर आपके सेंटर के अंदर भी होने चाहिए, सेंटर के बाहर भी होना चाहिए। जैसे कि ये मैंने वीडियो बना दिया है, इसमें कंप्लीट आपको बता दिया है, आप जाकर हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपके सेंटर के अंदर रेट चार्ट डिस्प्ले होना चाहिए, जिसमें यह जानकारी लिखी रहती है कि किस सर्विस का क्या चार्ज करते हैं और एज पर यूआईडीआई गाइडलाइन ना चार्ज है। अगर आप डेमोग्राफिक अपडेट में कार्य कर रहे हैं, जिसका 50 रुपए निर्धारित शुल्क रहता है, यह रेट चार्ट आपके सेंटर में होना चाहिए। अगर आप बायोमेट्रिक में कार्य करते हैं तो 100 रुपीज इसका चार्ज रहता है। यदि आपके सेंटर के अंदर व्यवहार बैनर पोस्टर नहीं पाए जाते हैं तो ये समझा जाता है आपने गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, और इंस्पेक्शन के दौरान आपके आधार यूसीएल को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, जब आप नागरिक को आधार की सर्विसेज देने का कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए आपके सेंटर में एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए, जिसमें नागरिक की यह डिटेल्स लिखी रहती है कि आपने क्या सर्विसेज अपडेट की है और कितना शुल्क आपने नागरिक से लिया है, और नागरिक से आपको हस्ताक्षर भी करवा लेने। कभी कभी कई केसेस में क्या होता है, आप तो एक आधार यूसीएल ऑपरेटर है, आधार की सर्विसेज के साथ सीएससी वीएलई कई सर्विसेज में कार्य करते हैं। अगर किसी नागरिक का आपने आधार अपडेट किया, साथ में आपने फोटोकॉपी भी की है, प्रिंट आउट भी निकाल के दिया है आधार का, या आपने कई अन्य सर्विसेज में भी उनको कार्य करके दिए हैं, टोटल में आपने इतने पैसे। इंस्पेक्शन के दौरान जब उनसे कॉल पर पूछा जाता है क्या आपसे चार्ज लिया है, तो नागरिक तो सीधा सीधा बोल देंगे मैंने इतना चार्ज दिया। तो आपको नागरिक को क्लियर ये बताना है 50 रुपए मैंने इस सर्विस के लिए है, बाकी जो अन्य चार्ज है मैंने आपसे इन सर्विसेज के लिए है। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, आप नागरिक से ओवर चार्ज ना करें, जो निर्धारित शुल्क है उसी में कार्य करना है, क्योंकि आधार यूसीएल ऑपरेटर बच्चों का नया आधार कार्ड नहीं बनाते हैं, ना बायोमेट्रिक का कार्य करते हैं, उनके पास केवल मोबाइल नंबर लिंक व आधार एड्रेस, बस ये 2 सर्विसेज रह गई हैं, इन्हीं में ही कार्य करना है। क्योंकि पहले नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यह सभी सर्विसेज सीएससी वीएलई के लिए थी और सीएससी वीएलई नागरिक को इजिली उपलब्ध करा रहे, लेकिन अभी क्या है, यूआईडीआई ने इन सभी सर्विसेज को डिसेबल कर दिया है। साथ ही दोस्तों, आपको अपने सेंटर पे विजिटर रजिस्टर भी रखना है। जब कोई इंस्पेक्शन के दौरान आपके सेंटर पे विजिट करते हैं तो वह साथ ही अपना फीडबैक विजिटर रजिस्टर में दे सकें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।